वेलकम दोस्तों। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे ईरान के ऊपर। ईरान की कई सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि क्या ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम की रियल हिस्ट्री क्या है और वो जेसीपीओए क्या था जो दुनिया की हेडलाइंस के अंदर छाया रहा। इसके साथ साथ ईरान को जब भी हम अक्सर डिस्कस करते हैं, जब भी हम ईरान से रिलेटेड हेडलाइंस देखते हैं, चाहे वो कन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो ईरान की मिलिशियाज हो या फिर उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, सवाल ये उठता है कि ईरान कितना पावरफुल है। ये सब कुछ सिर्फ बाहर का दिखावा है या सच में ईरान एक रीजनल सुपर पावर है? आज हम इस पर बात करेंगे और जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को, पर उससे पहले चैनल का नाम है दी आइए सब, मेरा नाम है राही मेहता। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में भी आने वाली हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रीसेंट इवेंट्स की। तो कुछ टाइम पहले अक्टूबर 2024 की ही बात है, ईरान के एक रीजन में एक अर्थक्वेक आया जो 4.5 मैग्नीट्यूड का था। लेकिन इस अर्थक्वेक ने एक नया स्पेकुलेशन शुरू कर दिया। क्या ये नेचुरल था या एक कोवर्ट न्यूक्लियर टेस्ट था? अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बात करें, उस पर कई सारे लोगों ने यह सवाल उठाया है कि ईरान ने सीक्रेटली अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया, जिसमें शायद उसे कामयाबी भी हासिल मिल गई। अगर ऐसा हो गया तो ईरान इस पूरे इलाके की जो ग्लोबल डायनेमिक्स है, जो सुपर पावर बनने की जो कामना है ईरान की, उसको वो चेंज कर सकता है। इस पूरे इलाके को वो ऊपर से लेकर नीचे तक हिला सकता है, जिसके चलते यहां पर डिस्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी का माहौल जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। पर इसके साथ साथ हम एक बार ईरान की न्यूक्लियर हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, ईरान का ये न्यूक्लियर प्रोग्राम आज का नहीं है। इसकी शुरुआत 1950s में हुई थी। अमेरिका के एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत ईरान को पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी गई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1979 में जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आई, तब उससे सब कुछ बदल गया। इसके बाद ईरान पर वर्ल्ड का जो सस्पिशन था वो बढ़ने लगा कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज कर रहा है। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन थी। फिर 1990s के बाद से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम एक मिस्ट्री बन गया पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया को यह शक था कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सीक्रेटली मिलिट्री डायरेक्शन के अंदर लेकर जा रहा है। एंड 2000s के अर्ली फेस में ईरान का नेटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी ग्लोबल स्पॉटलाइट में आया, जब यह पता चला कि यहां हाई लेवल यूरेनियम एनरिचमेंट हो रही है। अब दोस्तों, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए आपको यूरेनियम की रिक्वायरमेंट होती है और उसकी भी बहुत ही हाई क्वालिटी यूरेनियम की आपको रिक्वायरमेंट होती है और उसको एनरिच करने की जरूरत होती है। एटलीस्ट 90% एनरिच्ड यूरेनियम आपको न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए जरूरी होता है और यही ईरान कर रहा था अपने नेटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर। बट खैर, धीरे धीरे माहौल बदला और 2015 के अंदर ईरान के साथ एक डील साइन की गई, जिसके चलते ईरान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को होल्ड करने की पूरी ग्लोबल कम्युनिटी ने कोशिश करी। खास तौर पर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और उसके साथ जर्मनी ने साथ दिया और एक डील साइन की गई जिसका नाम था JCPOA। इसको फुल फॉर्म होती है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। 2015 में दुनिया को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। JCPOA के आने के बाद, साइन करने के बाद, इस एग्रीमेंट के तहत ईरान ने अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को लिमिट करना और इंटरनेशनल सैंक्शंस को लिफ्ट करवाना एक्सेप्ट किया था। क्योंकि जब से यह स्पेकुलेशन शुरू हुई कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है या यूरेनियम एनरिच कर रहा है, तो अमेरिका और बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने शुरू कर दिए थे। उसके ऑयल की एक्सपोर्ट को रोकना शुरू कर दिया था। और हम जानते हैं ईरान की जो जीडीपी है उसमें 24% से लेकर 40% तक का जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑयल के एक्सपोर्ट से ही आता है। सबसे बड़ी चोट जो ईरान के ऊपर की गई वो इस ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर ही की गई। अब ईरान की इकोनॉमी जो थी वो डाउनटर्न में जा रही थी, तो ईरान को अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को होल्ड करना पड़ा, ये एग्रीमेंट साइन करना पड़ा, जिसके चलते इंटरनेशनल सैंक्शंस को लिफ्ट करवाना ईरान ने एक्सेप्ट किया। लेकिन फिर 2018 में क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए की प्रेसिडेंटशिप 2016 में उन्होंने हासिल कर ली थी और 2018 में प्रेसिडेंट बनने के 2 साल के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए को JCPOA से निकाल दिया और तब से ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से स्पीड अप करना शुरू कर दिया था। JCPOA एक कॉम्प्लिकेटेड एग्रीमेंट था, पर सिंपल टर्म्स में अगर मैं इसको आपको बताऊं तो ईरान को अपने यूरेनियम एनरिचमेंट का लेवल जो था वो 90% से घटाकर कम करना था। लगभग 3 से 4% ही यूरेनियम एनरिच करने की परमिशन इस एग्रीमेंट के तहत ईरान को दी गई थी, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए काफी नहीं होता है। इसके बदले ईरान के ऊपर जो इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाए गए थे वो धीरे धीरे रिमूव कर दिए गए। तो इससे दुनिया को भी ये सहायता मिली, या दुनिया को कह लीजिए एक पीस एस्टेब्लिश होने की आकांक्षा मिली कि अब ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा तो वर्ल्ड में पीस बना रहेगा, इस रीजन के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर पीस बना रहेगा। और ईरान को यह लगा
कि अब उसके इकोनॉमिक सैंक्शंस अपलिफ्ट होने के चलते उसका ऑयल एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा और भी ज्यादा मात्रा में वो ऑयल एक्सपोर्ट कर पाएगा। दुनिया भर से कंपनीज जो है वो ईरान के अंदर आएंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी, ईरान की इकोनॉमी ग्रो करने लग जाएगी। तो दोनों तरफ ही फायदा होने की आकांक्षा थी। बट जैसे ही यूएस ने इस डील से अपने आप को बाहर निकाला, सब कुछ ठीक चल रहा था, बट सब कुछ खराब होना शुरू हो गया। जब तक 2018 में यूएस ने सडनली जेसीपीओए से विड्रॉ करने का डिसीजन नहीं लिया, इसके बाद से ईरान धीरे धीरे अपने न्यूक्लियर वेपन की एक्टिविटीज को फिर से स्पीड अप करना शुरू कर देता है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट का लेवल 90% के करीब पहुंच चुका है। अब ये टेंशन काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि अब ये सीरियस इश्यू हो चुका है, क्योंकि 90% एनरिचमेंट का मतलब है ईरान जल्द ही अपना न्यूक्लियर वेपन जो है वह बना सकता है। तो करंट सिचुएशन में अगर हम वापिस आए तो आज 2024 में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन है। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि अब ईरान एक हफ्ते के अंदर ही अपना न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए ईरान कब से स्ट्रगल कर रहा था, उसका यह सपना पूरा हो सकता है। हालांकि ईरान ने हमेशा डिनाई किया है कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है, लेकिन वेस्ट को अभी भी ईरान के ऊपर शक है। तो अब सवाल यह है, क्या ईरान के पास अभी न्यूक्लियर वेपन है? ऑफिशियली कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास ईरान के न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने को लेकर, लेकिन जितनी रैपिड प्रोग्रेस उन्होंने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में दिखाई है, उससे यह सवाल जरूर उठता है कि क्या वो इस लेवल के करीब है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ईरान अभी तक न्यूक्लियर बॉम्ब से सिर्फ एक कदम दूर है, लेकिन उसका फोकस इंटरनेशनल अटेंशन के चलते अभी वो जल्दी कदम उठाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल के इशू को लेकर, लेबनान के अंदर इजराइल की जंग को लेकर, गाजा की प्रॉब्लम को लेकर, यमन की प्रॉब्लम को लेकर हो सकता है कि ईरान जल्द से जल्द अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने का कदम जो है वो उठा ले। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ईरान कहते हैं एक ऐसी पैराडॉक्स सिचुएशन के अंदर ईरान अपने आप को आइसोलेटेड भी फील करता है। क्यों? क्योंकि पूरे जियोपॉलिटिक्स को समझने की हमको जरूरत है। ईरान के पास अगर सच में ये वेपन आ जाता है तो उसका इंपैक्ट पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर पड़ेगा और मिडिल ईस्ट के अंदर न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी और इजराइल जो पहले से ही ईरान का बड़ा दुश्मन है वो और अग्रेसिव भी हो सकता है। ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन जाएगा। अब अगर हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में क्या होगा ये तो अभी हम नहीं जानते हैं, बट स्टिल ईरान कितना पावरफुल है इसके ऊपर भी नजर बनानी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही उसके पास न्यूक्लियर वेपन ना हो, बट क्या सच में ईरान इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो इस पूरे इलाके को डोमिनेट कर सके? वो इजराइल को धमकी रोज देता है, वो सऊदी अरेबिया से भी उलझता रहता है, वो टर्की के साथ भी उलझता रहता है, वो बहुत सारी कंट्रीज के अंदर अपनी इनडायरेक्ट पॉलिसी के चलते इन्वॉल्व रहा है। तो आइए एक बार ईरान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ईरान की इस पावर के ऊपर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले ईरान का स्ट्रेटेजिक पोजीशन अगर हम देखें तो ये पर्शियन गल्फ में सिचुएटेड है, मिडिल ईस्ट के बीच में बैठा हुआ है। ईरान के नॉर्थ में रशिया है और साउथ में पर्शियन गल्फ है। ईरान के वेस्ट साइड में जैग्रोस माउंटेन है, नॉर्थ में एल्बर्स माउंटेन है और साउथ में इसके पर्शियन गल्फ और उसके बाद कैस्पियन सी की बाउंड्री भी ईरान के साथ लगती है। तो वेस्ट से ईरान के ऊपर अटैक करना इन माउंटेन्स के चलते बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके साथ साथ कैस्पियन सी के अंदर भी ईरान के पास बहुत सारे तेल के कुएं मौजूद हैं और पर्शियन गल्फ में तो हम जानते ही हैं ईरान एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है ही है। तो ये सारी एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन ईरान की बन जाती है। इसके साथ साथ ईरान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं इस्लामिक कंट्री होने के साथ साथ एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसर होने के साथ साथ फिर भी ईरान जो है वो अपने आप को आइसोलेटेड फील करता है और ईरान के पास ट्रेड रूट भी तो है। ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर सिचुएटेड है जहां से दुनिया का 40 to 50% ऑयल जो है वो पास करता है। तो ईरान के पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज है इसको लेकर, बट स्टिल पैराडॉक्स देखिए, ईरान अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास ज्यादा सुन्नी मेजोरिटी कंट्रीज हैं। अगर आप ईरान के आसपास देखें तो इराक देख लीजिए, आप सऊदी अरेबिया देखिए, अफगानिस्तान देखिए, तुर्कमेनिस्तान, टर्की, इन सभी कंट्रीज के अंदर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो सुन्नी सेक्ट को मानती है, जबकि ईरान वो शिया मेजोरिटी स्टेट है। इसके चलते जो भी कंट्रीज इसके आसपास हैं, यहां पर सेक्टेरियन डिवाइड है, यहां पर रिलीजियस डिवाइड है। इसी के चलते तो ईरान अपने आप को आइसोलेटेड फील करता है। अब ये तो हो गई ईरान की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बट दूसरी पावर क्या है ईरान के पास? ईरान इस्तेमाल करता है प्रॉक्सी वॉर्स का। दूसरी चीज जिसमें ईरान काफी इन्वेस्ट कर रहा है वो है प्रॉक्सी वॉरफेयर, यानी कि ये डायरेक्ट वॉर नहीं करता है बल्कि मिलिशियास को सपोर्ट करता है, दूसरे देशों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है। हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर, हाउथी रेबल्स यमन के अंदर और इवन हमस पैलेस्टीन में, सबको ईरान आर्म्स, ट्रेनिंग और फंड्स प्रोवाइड करता है। इन मिलिशियास के थ्रू ईरान अपने रीजनल राइवल्स को टारगेट कर रहा है और स्पेशली इजराइल को
ये एक इनडायरेक्ट वॉरफेयर स्ट्रेटजी है जिसमें ईरान अपने मुल्क को तो सेफ रख रहा है, लेकिन कंफ्लिक्ट को अपने बॉर्डर से दूर करके दूसरी कंट्रीज के अंदर जो है वो इन्वॉल्वमेंट करके दूसरी कंट्रीज को परेशान करता है। इसके चलते ईरान खुद तो सेफ हो गया, बट उसके आसपास के सभी इलाकों के अंदर, सीरिया में, लेबनान में, इराक में, यमन के अंदर, इजराइल के अंदर, पैलेस्टीन, इन सभी इलाकों के अंदर कोई ना कोई कंफ्लिक्ट चल रहा है। ईरान अपनी धरती के अंदर तो सेफ है, वहां पर इतनी मेजर इन सब चीजों के चलते कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, बट दूसरी कंट्रीज में ईरान जो है वो हमेशा दूसरी कंट्रीज में प्रॉक्सी वॉरफेयर करने की कोशिश करता रहता है। ये तो हो गई ईरान की दूसरी स्ट्रेंथ। तीसरी स्ट्रेंथ है ईरान के पास, ईरान का ड्रोन पावर। देखो, ईरान के ऊपर लगे थे सैंक्शन, और उन सैंक्शन की वजह से ईरान ने एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो थी वो उसको इंपोर्ट नहीं कर पाया, लेकिन ईरान ने अपने लो कॉस्ट ड्रोन्स को डेवलप किया है जो काफी इफेक्टिव हैं। ये ड्रोन्स नॉट जस्ट मिडिल ईस्ट बल्कि यूरोप तक पहुंच जाते हैं। रशिया भी यूक्रेन की वॉर के अंदर ईरान के ड्रोन्स का यूज कर रहा है। ये ईरान के लिए एक गेम चेंजर बन गया है। सोचने वाली बात यह है कि एक लो टेक ड्रोन काफी डैमेज क्रिएट कर सकता है और ये रडार से भी बच जाता है। तो ईरान को दोनों चीजों से फायदा है, खर्चा भी कम हो गया और रडार से भी बच सकता है और दूसरे इलाकों पर अटैक भी कर सकता है। यह है ईरान की दूसरी स्ट्रेंथ। तीसरी स्ट्रेंथ है ईरान के पास, ईरान की मिसाइल आर्सेनल। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ईरान के मिसाइल आर्सेनल की। ये दुनिया के सबसे बड़े मिसाइल प्रोग्राम में से एक है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स ने 2024 में इजराइल के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया, जो पहली बार था। ईरान ने पहले ही अपने प्लान्स रिवील कर दिए थे, इसलिए खैर इजराइल को ज्यादा डैमेज तो नहीं हुआ था, लेकिन ये अटैक एक सिग्नल था। ईरान अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को दिखाना चाहता था, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। और ईरान की ये जो मिसाइल्स हैं, ये पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट पर अटैक कर सकती हैं। खैर, ईरान के पास अभी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तो मौजूद नहीं है, बट स्टिल जहां तक ईरान वार करना चाहता है, वहां तक की मिसाइल्स वो डेवलप कर चुका है। 800 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है, 1300 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है, 2000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है। इसमें सारा वेस्ट एशिया, अफ्रीका का कुछ पार्ट, इवन यूरोप तक कवर हो जाता है। और ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल तो इसकी चपेट में ही है, और इजराइल के ऊपर तो उसने 180 मिसाइल पिछले हफ्ते दागी भी हैं। इसके चलते ये भी ईरान की ये जो मिसाइल सिस्टम है, मिसाइल आर्सेनल है, ये भी ईरान की एक पावरफुल टेक्टिक है। इसका इस्तेमाल ईरान फ्यूचर के अंदर भी कर सकता है। उसके बाद ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस तो हैं ही हैं, वो भी हम बात कर चुके हैं। अगर न्यूक्लियर एम्बिशंस पूरे हो जाते हैं तो ये भी उसकी एक, कह लीजिए, एडवांटेज के अंदर शामिल हो जाएगा, उसकी एक स्ट्रेंथ के अंदर शामिल हो जाएगा। इसके साथ साथ ईरान ने स्ट्रेटेजिक अलायंसेस डेवलप की हैं। ईरान ने अपने जैसी कंट्रीज के साथ मिलकर उनको एलाई बनाने की कोशिश की है, और ये एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी ईरान के लिए निकल कर आई। इसको ईरान ने नाम दिया है टर्न टू द ईस्ट, जिसके चलते ईरान ने चाइना के साथ और रशिया के साथ अपनी अलायंस बनाई और इसके साथ अपने टाइज को मजबूत कर रहा है। चाइना ईरान का सबसे बड़ा ऑयल बायर भी बन चुका है, और रशिया ईरान के ड्रोन्स को यूज कर रहा है यूक्रेन वॉर में। ये तीनों ही कंट्रीज एंटी वेस्ट हैं। इन तीनों ही कंट्रीज की यूएस के साथ, इजराइल के साथ नहीं बनती है। इसके चलते ही ये तीनों एक ऐसा एक्सिस ऑफ इविल डेवलप कर रहे हैं जो ईरान की पावर में ऐड करता है। तो ये तो सब ईरान की जितनी भी स्ट्रेटजीज थी, जितनी भी स्ट्रेंथ थी, उसको हमने देख लिया। अब एक बार हम ईरान की थोड़ी वीकनेस की भी बात करें। ये सब एक्सटर्नल पावर प्रोजेक्शन के बावजूद भी इंटरनली सिचुएशन काफी अलग है। ईरान काफी फ्रेजाइल भी है। हर साल यहां प्रोटेस्ट होती हैं, लोग इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और रिप्रेशन के अगेंस्ट सड़कों पर उतरते हैं। ईरान की इकोनॉमिक सैंक्शन की वजह से बहुत ही ज्यादा इकोनॉमी उनकी वीक हो चुकी है, और लोग अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। इसके साथ ईरान के अंदर बहुत सारी एथनिक माइनॉरिटीज मौजूद हैं, जैसे कि अजेरी है, कुर्दिश है, लुर है, अरब है, पुश्तो है। जो पर्शियंस हैं, जो ईरान के, कह लीजिए, ओरिजिनल लोग हैं, वो तो ईरान की पॉपुलेशन का 40 से 50% ही है। बाकी 40 से 50% दूसरी एथनिक माइनॉरिटीज बनाती हैं। अजेरी लोग ज्यादा इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे हैं। जो बलोच है या पुश्तो लोग की कुछ लोग जो ईरान के अंदर रहते हैं, वो अपना अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। अरब के, जो कह लीजिए एथनिसिटी के जो लोग रहते हैं ईरान के अंदर, वो अपने आप को सऊदी अरेबिया से ज्यादा कनेक्टेड मानते हैं। इसके चलते यहां पर इंटरनल कंफ्लिक्ट भी बहुत ज्यादा चलते रहते हैं, और ईरान को यह खतरा है कि अगर उसने अपने आप को एक पावरफुल नेशन के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया तो इन इंटरनल वीकनेस की वजह से ईरान टूट भी सकता है। अगर ईरान टूट गया तो ये उसके पूरे के पूरे फ्यूचर प्लान्स को खत्म कर सकता है। इसलिए ये सबसे मेजर चैलेंज, इंटरनल चैलेंज ईरान फेस करता है। तो कुल मिलाकर अगर हम कंक्लूड करें, हाउ पावरफुल इज ईरान, तो ईरान की पावर कैसे देखनी चाहिए हमें? एक तरफ तो एक मिलिट्री पावर हाउस है, इसके पास बहुत सारी मिसाइल्स हैं, बहुत सारे ड्रोन्स हैं, प्रोक्सीज के थ्रू, प्रोक्सी वॉर्स के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ ये एक फ्रेजाइल स्टेट भी है,
जो इंटरनल प्रॉब्लम से जूझ रहा है। ईरान की रियल पावर ये है कि अपने एक्सटर्नल थ्रेट्स को इफेक्टिवली मैनेज तो ये करता है, लेकिन इंटरनल स्टेबिलिटी का बड़ा क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है। तो गाइस, ये थी स्टोरी ईरान की पावर की। बाहर से एक पावरफुल फोर्स लगती है, लेकिन अंदर से काफी फ्रेजाइल, और यही बैलेंस ईरान को यूनिक बनाता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, एंड कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो के एंड में।